रोहित शर्मा वहां से मेरे साथ जुड़े हैं। रोहित, मुझे आपसे समझना है कि जब 3 महीने पहले पीएम मोदी अमेरिका में थे तो ना सिर्फ अमेरिका वासी या फिर प्रवासी भारतीय या फिर भारत में रहने वाले 140 करोड़ की जो आबादी है वो सभी खुश हो रहे थे। तो फिलहाल जब जो बाइडन अब से 3 घंटे में वो यहां होंगे तो अमेरिका में क्या माहौल है? देखिए, प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिप है। वो पहले बहुत बार कह चुके हैं कि उनके लिए ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस सदी के लिए। वो बार बार कह चुके हैं इस बात को, कम से कम 3 बार ऑन द रिकॉर्ड वो इस बात को कह चुके हैं। और ये जो मीटिंग है, जैसे कि आपने कहा कि 3 महीने में दूसरी बार वो मिलने वाले हैं, इस मीटिंग को लेके अभी ये बताया जा रहा है कि जो जेक सलिवन ने थोड़ी देर पहले एड्रेस किया था एयरफोर्स वन पे, उन्होंने कहा था कि देखिए, जो बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें जी जेट इंजन की बात होने वाली है, 5G और 6G टेक्नोलॉजी को लेकर बात होने वाली है, साथ ही साथ रीपर्स जो जो इनके ड्रोन्स थे उनको लेकर बात होने वाली है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज उनको लेकर जो बात होने वाली है, तो और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर भी जो बायलैटरल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच में, ये सारी बातें आज शाम को डिस्कस होने वाली है प्रधानमंत्री आवास पे। और जेक सलिवन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, एक अनयूजुअल मीटिंग होगी, प्रधानमंत्री मोदी अपने घर पे मिल रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडेन को, तो कहीं ना कहीं ये जो गर्म जोशी की हम बात करते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में, ये उसे भी दिखाता है, उसे भी सिग्निफाई करता है कि कितनी महत्वपूर्ण मीटिंग है ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20। बिल्कुल, मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। वाकई ये जो दोस्ती है वो देखने लायक होती है, चाहे मुलाकात की जगह कोई भी हो, अमेरिका हो या फिर भारत। हमने हमेशा इन दोनों लीडर्स को ऐसे ही देखा है। लेकिन पहला दौरा है जो बाइडेन का, जो कि बहुत अपने आप में खास रहने वाला है। खास तैयारियां दिल्ली में हुई है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को अब लिए चलूंगी ऑस्ट्रेलिया। ऋषि पांडे पेशे से इंजीनियर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। ऋषि, अब कहा यह जा रहा है G20 समिट जिसका आयोजन दिल्ली में हो रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, यानी जो अभी तक ताकतवर देश कहे जाते थे उनके कतार में या उससे कहीं 2 कदम आगे हम कहें तो अब भारत खड़ा हुआ है। ऋषि, और जो भारत की रणनीति कह लो या नीति जो पहले से ही थी, वसुधैव कुटुंबकम, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में भी इस चीज़ को लेकर के बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है। ये यहाँ पे भी एक इंक्लूसिव सोसाइटी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है इनको ओवरऑल चीज़ों को डेवलप करने में। और इस चीज़ को लेकर के वो बहुत ही ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के रिलेशंस को लेकर के बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है यहाँ पे। और मुझे लगता है काफ़ी सारे मुद्दे होंगे जिस पे दोनों मिलकर के बात करेंगे, दोनों देशों के प्रधानमंत्री बात करेंगे, और जिसका फ़ायदा दोनों देशों को के रहने वाले नागरिकों को मिलेगा। खास करके हम प्रवासी भारतीयों को भी यहाँ पे उसका बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। जी, मैं आपका भी रुख करूंगी, लेकिन अब अनिल आजाद जो कि पत्रकार हैं और चीन से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, जब भी G20 की हम चर्चा करें तो चीन की चर्चा होनी ही होनी, गाए बगाए होगी। और सबसे ज्यादा फोकस इस बात पे कि इस वक्त शी जिनपिंग क्यों नहीं यहाँ पे, प्रधानमंत्री यहाँ पे क्यों पहुंच रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह आप बता पाएंगे वहां से? देखिए, जैसा कि हमको ये कहना होगा कि चीन के राष्ट्रपति माना जा रहा था कि वो दिल्ली में जो समिट होने वाली है उसमें हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अचानक शायद अंतिम क्षणों में इस तरह की बात सामने आई कि शी नहीं जाएंगे। उन्होंने प्रीमियर को वहां भेजा है, ली छांग आज रात वहां पहुंच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, चीन और भारत के रिश्ते हम समझ रहे हैं कि हाल के दिनों में अच्छे नहीं रहे। हालांकि जोहानसबर्ग में जो ब्रिक्स समिट हुई थी वहां पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी, शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी की। लेकिन उसके बाद भी अनिल, लगा क्या नहीं कि ये रिश्ते कोई चर्चा वहां सुधर रहे पे हैं। भी है कि इन दिनों जो थोड़ी सी तल्खियां है चीन और भारत के रिश्ते में, आ, उसके वजह से वो नहीं यहाँ पे है, सिर्फ अपना मुझे प्रतिनिधि? मुझे जी। लगता है न सिर्फ एक भारत और चीन के रिश्ते, जहां तक बहुत चीजों को मायने रखा जा सकता हम्म, है यहाँ पर, खासकर अमेरिका से भी उनके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। जो पश्चिमी देशों का वर्चस्व जो G20 में होने वाला है, हम्म, तो शायद उससे थोड़ा बचने की कोशिश है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो घरेलू आजकल यहाँ पर बाढ़ और आपदाएं बहुत चीन के उत्तर पूर्वी इलाकों में आई हैं। हम्म। और मैं आपको बता दूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण खबर मैं पढ़ रहा था आज की, चीन के राष्ट्रपति शी जो है कल उत्तर पूर्व के हेलोंगचांग प्रांत पर पहुंचे थे और कल सुबह वहां के गांव में गए और लोगों का हालचाल जाना, जहां की बाढ़ और हाँ, आपदा ने बहुत ही तबाही मचाई है। जी हाँ। सौरभ शुक्ला इस वक्त मेरे साथ इंडिया से ही हैं। सौरभ शुक्ला, ये जो बातें हम अभी कर रहे हैं शी जिनपिंग को लेकर खासकर, ये सच है कि रूस यूक्रेन युद्ध के वक्त में अमेरिका और चीन की भी नजदीकियां बढ़ी, लेकिन इस बीच में अमेरिका और भारत के संबंध इतने प्रगाढ़ हो गए। क्या इस दोस्ती से भी थोड़ी सी परेशानी चीन को है और नहीं आने की वजह भी इसके पीछे एक ये भी हो सकती है?
बिल्कुल, अगर आप देखें कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उनको भारत एक बहुत प्रमुखता से उनको प्रधानमंत्री एक भोज दे रहे हैं आज। और जो बाइडेन ने भी, वो आसियान समिट में नहीं गए, वो G20 के लिए भारत आ रहे हैं, तो एक दर्शाता है कि एक स्पेशल पार्टनरशिप है जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी की। और जाहिर बात है कि चीन पर दोनों की सहमति है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल एक आक्रामक रुख अपनाया और क्लियरली कहा, वो चीन को इशारा था कि आप एक रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का पालन करिए। और हर जगह अगर आप देखें, चाहे वो इंडो पैसिफिक हो, चाहे वो भारत की सीमाएं हो, चीन जो है हर जगह अड़चन क्रिएट कर रहा है। यहाँ भी जो लीडर समिट का एक डिक्लेरेशन आने वाला था, उसमें भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है अड़चनें लगाई हैं। तो जाहिर बात है कि भारत का अब भारत और अमेरिका जैसे देश है, वो एकजुट होकर चीन का मुकाबला करेंगे। और रणनीति यही है, चाहे वो बायलैटरल लेवल पे, चाहे मल्टीलैटरल लेवल पे, चीन की हमेशा जो है, चीन की जो एक नीतियां हैं एक एग्रेसर की, उसका वो पुरजोर तरीके से मुकाबला करेंगे। ये एक स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई है। और आप अच्छा, देखेंगे आज शाम को जब प्रधानमंत्री मोदी जी सौरभ, मैं यहाँ पे एक और सवाल ऐड करना चाहती हूँ। ये समिट अभी हुआ नहीं है, ये सिर्फ सबको दिख रहा है कि भारत सुपर पावर बन रहा है, भारत महाशक्तियों के साथ। हम यूं कह सकते हैं कि दुनिया की जितनी महाशक्तियां हैं वो देश की राजधानी, मतलब भारत की राजधानी दिल्ली में इस वक्त मौजूद है। और अभी ये जो बातचीत होगी, 2 दिन जो बातचीत होने वाली है, 2 दिन जो राष्ट्राध्यक्षों की बॉडी लैंग्वेज पीएम मोदी के साथ होने वाली है, क्या उसके बाद एक नई चुनौती, नई परेशानी भी चीन के सामने होगी कि ये तो नया ऑर्डर तैयार हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है नया? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक जो बाकी जो देश है, मैं कई राजनयिक से यहाँ बात कर रहा था, कई देश जो हैं इस बात को कहते हैं कि देखिए, जो G20 ये जो लीडर समिट है, ये विश्व की जो सबसे बड़े चैलेंजेस हैं उनका सॉल्यूशन ढूंढ रही है। और वहाँ पर अगर चीनी राष्ट्रपति नहीं आते हैं, अपनी जैसे कहते हैं कि एक ईगो क्लैश की वजह से, और तो उससे क्या मैसेज जाता है कि चीन अपना एक आइसोलेशन, जो अपना एक खुद का एक धुर बनाना चाहता है, खुद का खेमा बनाना चाहता है। और उसको इस बात से जैसे कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वो उनको इस बात से नाखुश है कि भारत की जो छवि है और भारत का जो डिप्लोमेटिक कूटनीतिक एक प्रभाव है वो बढ़ रहा है, और चीन जो है उसमें पीछे छूट गया है। तो उसका कारण है, और ये जो मैसेज है सारे देशों को दिखाई दे रहा है। और आप देखेंगे कि पुरजोर तरीके से इससे और ज़्यादा ध्रुवीकरण जो है चीन के खिलाफ बढ़ेगा। कुछ और भी सवाल है, मैं उन सवालों के साथ आपके पास आती हूँ, लेकिन शेनर सिद्दीकी जो कि दुबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दुबई में शेनर बैठ के इस G20 को जब आप देख रहे हैं, और इस वक्त जब भी आप टीवी देख रहे होंगे या जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपके पास जब खबरें पहुंच रही होंगी, तो भारत की राजधानी दिल्ली में इस वक्त आप देख रहे हैं कि दुनिया की जो महाशक्तियां हैं वो एक एक करके भारत में पहुंच रही है, दिल्ली में पहुंच रही है। क्या वहां के लोग सोच रहे हैं, पेशे से पत्रकार होने के नाते आप क्या सोच रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं दुबई में बैठ के, मेरे दर्शकों को बताइए। देखिए, यूएई को तो वैसे भी एज ए गेस्ट कंट्री इनवाइट किया गया है, तो यूएई का बहुत एक्टिव रोल होने जा रहा है इस पूरे G20 में। क्योंकि एक जो बात हो रही है, 2 चीजें, एक तो इंडिया यूएई के जो रिलेशन है, वो किसी भी देश में अगर बात की जाए तो मोदी ने अब तक यहाँ के 5 दौरे किए हैं, जो शायद पीएम द्वारा किए गए किसी भी देश के मैक्सिमम दौरे हैं अपने टेन्योर में। तो यही दिखाता है कि संबंध कितने ज्यादा मजबूत हैं। और अभी रिसेंटली इंडिया यूएई ने जो एक सिपा साइन किया एग्रीमेंट कि उनको नॉन ऑयल ट्रेड कैटेगरी में $100 बिलियन अचीव करना है अगले कुछ सालों में जी। तो हाँ, तो ये चीजें हैं जो इंडिया यूएई के रिलेशंस को इकोनॉमिक टर्म में बहुत आगे ले जा रही हैं। दूसरी बात, क्योंकि G20 का दायरा अब बहुत बड़ा हो गया है, ये सिर्फ एक वो नहीं रह गया कि सारे फाइनेंस मिनिस्टर जमा हो रहे हैं, जहाँ से शुरुआत हुई थी कि हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे। अब मामला जो है वो जियो पॉलिटिकल, बिजनेस, कल्चर, हेल्थ, सब कुछ ही एजेंडे में आ चुका है। तो ऐसे में यूएई का रोल बहुत अहम होने जा रहा है। और अगर हम बात करें यूएई, ना सिर्फ यूएई, मैं थोड़ा और लार्जर पर्सपेक्टिव में ले जाऊंगा। इंडिया ने जो गेस्ट कंट्रीज को इनवाइट किया है उसमें ओमान है, यूएई है और इजिप्ट है। सऊदी पहले से जो है G20 के मेंबर है, ईरान मेंबर है। तो जिस तरह से वेस्ट एशिया को साधने की कोशिश की जा रही है ना इस G20 में, ये एक बहुत अच्छी अप्रोच है इंडिया की कि ओमान को पहली बार G20 में इन्वाइट किया गया है। जबकि ओमान एक बहुत बड़ा देश है जहाँ से ऑयल
एक्सपोर्ट होता है, दुनिया के सारे लोग लेते हैं। तो ये जो अप्रोच है इंडिया की कि उसको उन सारे वेस्ट एशियन कंट्रीज को अपने साथ लेके आओ, जो कि सॉफ्ट पावर, क्योंकि अभी तक आप बात कर रही थी दुनिया के सारे ताकतवर देश जमा हो रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया का जो एक सॉफ्ट पावर खड़ा हो रहा है, यूएई, दुबई, जो कि एक फाइनेंस में स्पेशली G20 के एजेंडे में एक पॉइंट है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और यूएई उसका चैंपियन है। दुनिया के टॉप के सारे आर्टिफिशियल कोडर्स यहाँ मौजूद हैं, यूएई सबको इनवाइट कर रहा है। और जिस तरह से इवन इंडिया से जो स्टार्टअप्स रोज आना, इंडियन स्टार्टअप्स जो है वो यूएई में लैंड कर रहे हैं, यूएई इनको अपॉर्चुनिटीज, जितने भी लोग हैं, आप कोडिंग सेक्टर से हैं, आर्टिफिशियल सेक्टर से हैं, इंडिया में हैं, यूएई लिटरली उनको इनवाइट कर रहा है, उनको गोल्डन वीजा दे रहा है, उनको जगह दे रहा है काम करने की, शेरर, अपॉर्चुनिटीज एक दे और रहा है। सवाल मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ। चीन के बीआरआई के कंपेयर में एक व्हेल डील भी कल होने वाली है, उसको आप कैसे रिलेट कर रहे हैं? देखिए, चीन का रोल देखा जाए तो अभी फिलहाल तक चीन सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है यूएई का, लेकिन इंडिया दूसरे नंबर पे है ना। और ये जो सीपा डील हुई उसके बाद जो $100 बिलियन नॉन ट्रेड ऑयल अपार्ट फ्रॉम ट्रेड अचीव करने के टारगेट है, तो डेफिनेटली इंडिया का जो रोल है वो चीन से आगे होने जा रहा है यूएई के साथ। क्यों? सिर्फ हम उस वैल्यू के टर्म में ना बात करें कि कितने बिलियन डॉलर का ट्रेड कर रहे हैं, जो इंडिया और भी तरीके से यूएई के साथ है, मतलब यूएई इंडिया एजुकेशन सेक्टर में पार्टनर हैं, हेल्थ सेक्टर में पार्टनर हैं, जी। कल्चरली पार्टनर हैं। तो ये रिलेशन जो है ना वो चाइना के साथ नहीं बन पाता। जो ये कुर्बत जिसे कहते हैं कि ये जो दोस्ती है, ये चाइना के साथ आपका ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छा हो सकता है, बट कल्चर रिलेशन और एजुकेशन के टर्म में, हेल्थ के टर्म में, डिफेंस के टर्म में, वो रिलेशन जो है वो इंडिया यूएई का जो है वो बहुत आगे जाने वाला है। बिल्कुल, आपने और बहुत बड़ी बात G20, कही है। इसको हम इस तरीके से भी लेके चलते हैं कि भारत अगर अमेरिका के साथ हाथ मिलाता है, पीएम मोदी अगर खुले दिल से जो बाइडेन का स्वागत करते हैं, तो उनके जहन में हमेशा यूएई का तो होता ही होता है, इसके अलावा अफ्रीकी यूनियन का भी होता है, जिसको लेकर वो कई बार कह चुके हैं कि G20 में उसे शामिल किया जाना चाहिए। मैं इसी सवाल के साथ रोहित शर्मा, जो कि मेरे साथ अमेरिका से जुड़े हैं, उनका रुख करती हूँ। रोहित, वाकई इस बात को जब भी पीएम ने अंतर्राष्ट्रीय मंच से कहा तो तालियों की गड़गड़ाहट कुछ देर तक होती रही कि पीएम की जो दूरदर्शी सोच है, यानी पीएम नरेंद्र मोदी की, वो जो दूसरा देश है अफ्रीकन यूनियन है, उसको लेकर भी वो चल रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल देखिए, नाम है इसका G20, लेकिन हमारी जो थीम है, जो भारत की थीम है, वो है वसुधैव कुटुंबकम। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को, उनकी सोच को, उनकी जो विजन है उसको दर्शाती है कि इस फोरम का जो उपयोग है वो पूरे विश्व के लिए होना चाहिए, विश्व के बेटरमेंट के लिए होना चाहिए। इसमें फिर आप देखिए, आप जब ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, आप अगर डेवलपिंग नेशंस की बात करते हैं, तो आप अफ्रीका को पीछे नहीं छोड़ सकते। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है भारत की, जिस तरह से हमने कुछ करीब 220 के आसपास मीटिंग्स की है पूरे साल में G20 की अध्यक्षता में। ये मुझे लगता है दर्शाता है कि इंडिया का जो एम्बिशन है वो ये है कि भारत के साथ, भारत जो एक आवाज बने, एक नई पहचान बनाए इन देशों के लिए। साथ ही साथ जिस तरह से अमेरिका और चाइना के रिलेशंस रहे हैं पिछले कुछ सालों में, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इंडिया के लिए कि इंडिया एक नई आवाज बन के उभरे उन देशों के लिए, स्पेशली जो डेमोक्रेटिक देश है, जो कहीं ना कहीं एक चाइना से परेशान है। आप डेट रिलीफ की बात कर लीजिए, आपने जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से चाइना लोन देके लोगों के, जो छोटे देश है, उन पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा है। और यही बात जो बाइडेन भी एक्चुअली करने वाले हैं, जो हम बार बार सुन रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही वाली है, डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग की बात करने वाले हैं, डेप्ट रिलीफ की बात होने वाली है इन देशों के साथ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक जो भारत ने एक जो विजन G20 को लेकर प्रेजेंट किया है, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो बाकी के देश है और साथ ही साथ सुपर पावर अमेरिका जो है, वो भारत के साथ दे विल सिंग द सेम सॉन्ग दैट इंडिया इज सिंगिंग राइट नाउ। रीमा, ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। सौरभ शुक्ला, एक बार फिर से मैं आपका रुख कर रही हूँ। G20 से जुड़ी हुई जितनी भी अलग अलग देशों के पत्रकारों के जरिए जो हम बातें समझ रहे हैं, उससे बहुत कुछ क्लियर हो रहा है कि सिर्फ दिल्ली में बैठकर हम पीएम के लिए बड़ी बातें या भारत के लिए बड़ी बातें नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में भी भारत को लेकर यही ख्याल सिरे से हम देख भी रहे हैं। लेकिन मुझे ये समझना है कि ये प्रोसेस कब से होना शुरू हुआ? क्या कोरोना के वक्त में जिस तरीके से अपने देश की बड़ी आबादी के साथ, बड़ी चुनौतियों के साथ भी भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना सिर्फ भारत के नागरिकों को संभाला, अर्थव्यवस्था को संभाला, बल्कि जो दूसरे देश हैं उनको भी साथ लेकर चले वो, और यही वजह है कि आज हम G20 सम्मेलन में वो देख रहे हैं कि रिश्ता कैसा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और अगर आपने अभी थोड़ी देर पहले अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो, तो मैंने ये सवाल अमिताभ कांत से किया था,
जो शेरपा हैं G20 के, और उन्होंने खास ये जवाब दिया और कहा कि एक भारतीय इंडियन नैरेटिव जो है वो G20 के संदर्भ से जाएगा। यहाँ से एक मैसेज जाएगा कि भारत जो है विश्व के जो प्रमुख चैलेंजेस हैं, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो, चाहे और मुद्दे हों, राइजिंग प्राइसेस के हो, यूक्रेन वॉर के, भारत का एक सोल्यूशन जो है वो उभर के आएगा। और आप देखेंगे जो जॉइंट डिक्लेरेशन इशू होगा उसके अंदर बहुत प्रमुखता से ये बातें कही जाएंगी, और ऑलरेडी उसकी जो एक खाचा है वो तैयार हो गया है। खाली उसकी औपचारिकता जो है, जो जब लीडर्स मिलेंगे कल, वो बाकी है। तो मैं आपको कहूं कि ये एक जो दिल्ली समिट है, दिल्ली लीडर समिट है, ये एक अपनी अभिन्न छाप छोड़ेगी भारत की जो एक नैरेटिव बनाने के लिए, पूरे विश्व में भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। खास तौर से ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, ऐसे देश हैं जिनको एक लीडरशिप वैक्यूम लग रहा था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को इस रूप में देख रहे हैं कि वो एक लीडरशिप प्रोवाइड करे, और ये जो समिट है उसको एक नई दिशा देगी।